नमस्कार। आप देख रहे हैं सभ्य भारत न्यूज। मैं ठाकुर विक्रम सिंह भदौरिया। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। वैसे तो मैंने किसी नाम और परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार उनसे आपका परिचय कराता हूं। ग्वालियर के तेज तर्रार वकील अधिवक्ता मोहित ऋषिश्वर जी। मोहित ऋषिश्वर जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल नहीं है आज आपसे, मेरा पहला आरोप है आपके पास। अगर परमिशन हो तो मैं पूछ लूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर, मेरा पहला आरोप आप पे ये है कि लगभग मैं आपकी काफ़ी दिनों से प्रोफाइल पे नज़र रखी हूँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में और आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सभी पे आप सीधा सीधा एक वर्ग को टारगेट करके अपने वक्तव्य रखते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस सर, ये मेरा सवाल नहीं, पब्लिक का सवाल है। देखिए, सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा इसमें कि मैं किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं करता, ना ही मेरा कोई द्वेष है किसी एक वर्ग को लेके। मेरा द्वेष है हर उस अनैतिक गतिविधियों को लेके जो आज हमारे भारत में चल रही हैं, जो कि संपूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हैं। जैसा कि पूर्व में और अभी जो गतिविधि चल रही है, आपने देखा होगा कि एक वर्ग है जो नीला पट्टा डाल लेता है, उसके पश्चात अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, उसके अंदर से राष्ट्र प्रेमी भावनाएं संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं, उसके अंदर से मानव प्रेमी भावनाएं जो होती हैं वो संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं। ये केवल लिमिटेड है। अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए, अगर हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो 145 CR है, और अगर देखा जाए तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो निकलेंगे 2 से 3 लाख निकलेंगे। मेरा केवल उनसे विरोध है जो ये 2 लाख और 3 लाख जो उत्पन्न हो गए हैं, इन लोगों ने जो हमारे भारत का एक माहौल जो ख़राब करके रखा है। मेरा विरोध उनसे है, मुझे नफ़रत उनसे है, ना कि किसी वर्ग से, ना जनरल कैटेगरी, ना OBC, ना SC ST कैटेगरी। आप देखिए जाइए ना, अभी आपने जैसे मेरी प्रोफाइल को स्क्रूटनी किया, आपने मेरी प्रोफाइल को कर लिया, उस प्रोफाइल में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे बैकग्राउंड में जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप एक बार उनके पास भी तो जाइए। जी। आप उनके पास जाइए और आप उनसे ये पूछिए, जिसमें से नाम के पीछे जाटव लगा हुआ है, रात को 2 बजे फ़ोन आता है कि हमारे साथ ठाटीपुर थाने में मारपीट हो रही है, तो उनके पास सर्वप्रथम ऐसी स्थितियों में कौन खड़ा हो रहा है, आप उनसे ये भी पूछिए। पड़ाव थाने का मामला आता है, रात को 2 बजे फ़ोन आता है अहिरवार का कि भैया मेरे साथ में इस प्रकार की घटना घटित हो गई है, तो उनके साथ में कौन खड़ा हो रहा है। आप एक बार पूछिए, तब जाके सत्यता सामने आएगी और तब आप सबको ये पता चलेगा कि वास्तविकता में मेरी नफ़रत किसी एक वर्ग से है ही नहीं है। मेरी नफ़रत है उस वायरस से, मेरी नफ़रत है उस इन्फेक्शन से जो 2 से 3 लाख लोगों के अंदर फैल चुका है। और ये वो इन्फेक्शन है, ये वो फंगस है जो 3 से 6 लाख होने में और 6 से 9 लाख होने में, 9 से 15 लाख होने में समय नहीं लगेगा। मोहित जी, मैं काफ़ी दिन से प्रोफाइल देख रहा हूँ आपके। एक बहुत ही चर्चित वाक्य रहा है कि मैं रखता हूँ जूते की नोक पर, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। कुछ लोग एक वर्ग इसे लेके काफ़ी खुश था, एक वर्ग की बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी इसके लिए। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो वर्ग उस वक्तव्य पे खुश है उनको मैं धन्यवाद अदा करूँगा, और जो वर्ग उस वक्तव्य पे ना खुश है उनको मैं पुनः बोलना चाहूँगा, मैं अभी भी रखता हूँ जूते की नोक पर। एक और मैं कुछ 2-4 दिन से देख रहा हूँ, 2-4 दिन कहें, एक हफ्ते मान लीजिए, आपका वर्तमान सरकार और ख़ास करके मध्य प्रदेश सरकार से बहुत ही विरोधाभास दिख रहा है। इसका कारण बताएंगे आप? देखिए, इसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा आपने सर्वप्रथम मेरे ऊपर आरोप लगाया एक, कि मैं किसी एक वर्ग को बहुत बुरी तरह टारगेट करके बैठा हुआ हूँ, और आरोप जो लगाया है वो मुझे नहीं लगता कि वो आपका आरोप है। वो आरोप हो सकता है कि आपके सामने कुछ वीडियो आए हों या कुछ वक्तव्य लोगों के आए हों जिनसे आपको पता चला हो कि ऐसा ऐसा है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि मेरी नफ़रत, मुझे जो नफ़रत है, वास्तविकता में नफ़रत है, वो किन लोगों से है। राजनेता जो बैठे हैं वो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। मैं तो उनका भी विरोध कर रहा हूँ। अगर मुझे एक वर्ग से नफ़रत होती तो मैं पाठक का विरोध क्यों करूँगा, मैं शुक्रवार का विरोध क्यों करूँगा, मैं गुप्ता का विरोध क्यों करूँगा, अगर मुझे एक वर्ग से नफ़रत होगी तो। ये जो सवर्ण नेता आपने बताए, इनका विरोध क्यों है आपके लिए? देखिए, जो नेता होते हैं ना, जैसे हमारा परिवार है, कोई खास वजह? मैं बता रहा हूँ ना जी। जैसे हमारा परिवार है, 30 लोगों का परिवार है, उसके जो मुखिया हैं वो माता पिता हैं, बाबा हैं, दादी हैं। तो बाबा का और दादी का जो दायित्व है
उनका ये है कि जो 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं या 10 बेटे हैं, उनके मध्य में अगर कोई वैमनस्यता या आक्रोश उत्पन्न हो रहा है तो दादा दादी का जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि उस वैमनस्यता को ख़त्म कैसे किया जाए, ना कि ये कि इनमें जो वैमनस्यता पनप नहीं रही है उसको पनपा दिया जाए। क्या वो अच्छे माता पिता हो सकते हैं जो अपने 2 बेटों में या 4 बेटों में वैमनस्यता फैला दें, एक दूसरे के बैरी हो जाए? नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हम और आप सभी इस भारत के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी हैं। ये राजनेता जो बैठे हुए हैं इनका जो दायित्व है वो ये दायित्व है कि भैया आप जो भारत के लोगों के मध्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता फैल रही है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उसको निष्ठा से निभाएं, कि जो वैमनस्यता फैली है उसका इलाज करें। लोगों के मध्य में जो नफरती वैर भावना उत्पन्न हो रही है उसको कैसे ट्रीट करें। ये लोग ट्रीटमेंट की जगह है उसमें घी और डाल। देखिए, जो राजनीति से रिलेटेड जो आपका एक सवाल आया है मेरे पास में जी। उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पूरे में बताया परिवार से रिलेटेड, ये परिवार के जो मुखिया होते हैं इनके बहुत बड़े दायित्व होते हैं, क्योंकि इनकी छोटी सी त्रुटि इनके हरे भरे परिवार को तबाह कर देती है। वही आज स्थिति हमारे भारत में। इन राजनेताओं का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो ये है कि हमारे भारत में जो भी हमारे लोगों के मध्य में जो वैमनस्यता या जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है आप उसको ख़त्म करने में सहयोग करें, ना कि उसको बढ़ाने में। लेकिन हमारे राजनेता क्या करते हैं? अवसरवादी है। जाति कोई सी भी हो, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन से घरवार है, कौन पाठक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन राजा भट्ट है, कौन गुप्ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो राष्ट्र विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ। सिंपल सा थॉट है। अगर आप भारत के हित में कार्य नहीं कर सकते, भारत का हित कब होगा? जब भारत के लोग सुरक्षित होंगे। कोई भी जला कब बनता है? पॉपुलेशन, जनता। क्या वहाँ के विधायक से जला बनता है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जो राजनीति की मानसिकता का स्तर गिरा हुआ है राजनेताओं का, वो आपकी नज़र में एमपी में ही ज़्यादा है या ऑल इंडिया ये चल रहा है? देखिए, हम और आप एमपी में रह रहे हैं जी। तो हमारी नज़र में वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ को स्क्रूटनी जितना मैंने किया है वो ये क्या है कि पूरे भारत में ही इतना स्तर गिराया गया है राजनीति का। वो स्तर भी थोड़ा सा मैं आपको थोड़े शब्दों में बता देता हूँ कि जो राजनेता सांसद बनकर या विधायक बनकर, विधानसभा में सांसद बनकर संसद भवन में पहुँचते हैं 5 वर्ष के लिए, तो उनका एक जो कर्तव्य होता है होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 5 वर्ष आपको देश हित में और राष्ट्र हित में, मानव हित में कार्य करने चाहिए। लेकिन राजनेता क्या करते हैं? अगले 5 साल हम सत्ता में कैसे आए, जो कुर्सी पे हम एक बार स्थापित हो गए उसको हम बरकरार कैसे रखें, और उसको बरकरार रखने के लिए जितनी भी नीच हरकत करनी पड़े वो ये राजनेता सब भी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो आज हमारे भारत को त्रिशूल या भाला ना घोंप रहा हो छाती में। कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है। मोहित जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आपको सुनने वाले लाखों लोग हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको शब्दों का चयन बड़े सोच समझ कर करना चाहिए? आपके शब्द बड़े आक्रामक होते हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन पर लोग चल रहे हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आपके व्यूवर्स लाखों में, तो आप इतने आक्रामक रहते हैं कि आपको थोड़ा सा लचीला नहीं होना चाहिए आपके शब्दों में? देखिए, जितना आपने मुझे आक्रामक देखा है वो केवल मात्र 1% भी नहीं है। अपना आक्रामकपन 90% मैं अंदर ही अंदर तबाह कर रहा हूँ। मतलब एक माँ अपनी मान के चलिए मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। जब हम ये सारी गतिविधियाँ हम देखते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनने हमारे एक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज अगर अपन पुस्तकों को पढ़े ना, फ्रीडम फाइटरों को, कि जो ब्रिटिशर्स थे उनने तोपों से बांध के उड़ा दिया था, जिनके चिथड़े उड़ गए थे। एक नहीं है, हजारों की संख्या में। अगर मैं आज आपके समक्ष एक का नाम लेता हूँ तो बाकियों का अपमान नहीं होगा, क्योंकि किसी एक की क्रांति की लड़ाई किसी एक की धरोहर तो नहीं है ना। उसमें जिसने अपना एक कतरा बहाया है उसका अधिकार बनता है सम्मान प्राप्त करने का। और आज हमारे भारत में उनका ही कोई सम्मान नहीं है, कहते हुए लज्जा आ रही है मुझे इस बात पर। हमारे ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ये भूमि रामकृष्ण पांडे जी की है। आज भी उनकी हवेली बनी हुई है। ये वही हवेली है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, झंडा सिंह भदौरिया, राम प्रसाद पांडे, मतलब जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं ये सेंटर पॉइंट रहा है। यहाँ पे अपनी योजनाएं बनाते थे कि कैसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से कैसे फ़ाइट करें, कैसी कैसी गतिविधियाँ करें,
क्या उनको अपने प्राण प्यारे नहीं थे कि 23-23 वर्ष की 24-24 वर्ष की आयु में फांसी का झूला झूल गए? क्या वो किसी के लाल नहीं थे? क्या वो किसी माँ की कोख से नहीं निकले थे? वो भी तो लाल थे। आज उनका कोई सम्मान नहीं है इस भारत में। हाँ, उन्होंने जो अपना सपने का भारत देखा था, एक बार उनकी भी पुस्तक पढ़ लो। किस प्रकार के भारत के निर्माण के लिए उनने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। क्या यही सम्मान कर रही है आज भारतीय राजनीति उन क्रांतिकारियों का? मोहित जी, राजनीति की बात करें तो ये राजनीति जो वर्तमान समय में इसको हम दोष नहीं दे सकते। ये तो काफ़ी लंबे समय पे नैरेटिव चला आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोष देना है तो आप सारी गवर्नमेंट को दीजिए, जो पहले थी, जो भी हैं। तो पूर्व में सभी को देता आ रहा हूँ। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ कर रहा है, मुझे उससे नफरत है। अच्छा मोहित जी, अभी जो वर्तमान में आपका रोष देखने को मिल रहा है वो यूजीसी को लेकर है, तो थोड़ा सा यूजीसी के बारे में हमें आप बताएं। देखिए, यूजीसी जो है ना, पहली बात तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आपने उनके अंदर एक ऐसा बीज रख दिया, एक जो बाउंड्री का, दरार पैदा करने का। क्या आवश्यकता पड़ी थी? मुझे आज भी याद है कि जब हम कॉलेजेस में थे और जब स्कूल में जाते थे, तो जो मित्रगण होते थे उनकी कभी मैंने जात नहीं पूछी। ना कभी माता पिता ने मुझे सिखाया कि जात पूछ के खाना खाना। आज भी मेरे कोर्ट में कई ऐसे हैं जो ऐसी कैटेगरी के एडवोकेट हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। ये कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। जो मुझ पे आरोप लगते हैं, जो ये आरोप लगते हैं कि ब्राह्मण जातिवाद फैलाते हैं, ये ब्राह्मण हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, इसलिए ये बताना पड़ रहा है हमें मजबूरन कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए पूछिए, देखिए कि हम उसी टिफ़िन में उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। मोहित जी, यूजीसी में कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, तो कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी, इसमें विरोध किस बात का है? क्यों ऐसे हो जाएगी निष्पक्ष जांच? SC/ST एक्ट में भी तो निष्पक्ष जांच की चीज़ें आई थी। हाई कोर्ट ने डाटा शेयर किया हुआ है। हाई कोर्ट में जितनी भी अपीलें पहुंची हैं पिछले 5 वर्षों में, उसमें से 95% अपील में ये पाया गया था कि जिसको आरोपी बनाया गया उसका कोई दोष नहीं है। सेम डाटा सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कि जो हाई कोर्ट जिन अपील्स में सज़ा कंटिन्यू रखता है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि उसमें 80 to 90% जो केसेस हैं उनमें पाया जाता है कि ये दोषी नहीं है। इसके कुछ अभी ताज़ी एग्जाम्पल हैं। कोई महिला है, ग्वालियर की ही है जी, जो लोगों को चिन्हित करती है कौन पैसे वाला है, कौन 10 लाख रुपए दे सकता है, कौन 5 लाख रुपए दे सकता है। फिर उनके पीछे अपने समाज की लड़कियों को लगा देती हैं प्रेम प्रसंग में जी। अब प्रेम प्रसंग तो देखिए, प्रेम तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो किसी से भी हो जाता है। अगर किसी के भी हमें बाणी पसंद आ गई, अगर किसी की भी हमें वक्तव्य पसंद आ गए, अगर किसी के साथ बैठने में हमें एकदम सुकून सा महसूस हुआ, तो उससे प्रेम हो जाता है। मानव है अपन, प्रेम जाति देख के तो नहीं होता है। अब वो प्रेम हो गया। इसका हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें एक महिला के साफ साफ ये कह रही है कि तुम तो आगे बढ़ो और फंसाओ, 25-30 लाख रुपए की व्यवस्था आराम से हो जाएगी 10-20 दिन के अंदर ही अंदर। उसके बाद सीधा थाने पहुंचो, जांचों में तो फिर आ ही जाएगा जी, क्योंकि संबंध बनेंगे तो जांच में तो आना ही है। और जांच में जैसे ही आ जाएगा वैसे ही बकरा फंस जाएगा। 25 लाख रुपए की मांग रख देंगे, जितना भी मिलेगा वो अपन अपना शेयर कर लेंगे और पूरी टीम हम भेज देंगे थाने में मदद करने के लिए, नारे लगाने के लिए, तो FIR आसानी से हो जाएगी। निकालिए डाटा, आज कितने लोग मासूम जेलों में बंद हैं। गवर्नमेंट का इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है। क्यों दे रही है लालच? इससे पूर्व में भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, भिंड के कोई 2 नेता हैं कोई, उनका ऑडियो जो वायरल हुआ था उसमें भी ऐसी डिमांड थी कि 70,000 रुपये हम लेंगे, 70,000 रुपये तुमने क्यों ले लिए, तुम क्यों ले रहे हो, इस प्रकार का उनका भी ऑडियो वायरल हुआ। क्या गवर्नमेंट की नज़र में ये नहीं जा रहा है? और अगर गवर्नमेंट की नज़र में ये नहीं जा रहा है कि वो संपूर्ण रूप से अगर धृतराष्ट्र बन चुके हैं, अगर वो संपूर्ण रूप से पितामह भीष्म बन चुके हैं, तो महाभारत तय है। और अगर आप महाभारत को भड़काना चाहते हो कि इस भारत में अब दूसरा कोई महाभारत ना हो, तो उचित समय पर उचित डिसीज़न ले लें। और जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, आप जो फ्री की लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो ना FIRओं में, जो लालच है, आप उसको बंद करें। वो ज़्यादा उचित होगा हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, वो ज़्यादा उचित होगा। जी मोहित जी, एक और सवाल था मेरा। इससे पहले आप पे प्रकरण दर्ज हुआ FIR, जो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है,
और 7 दिन के लिए आपको जेल जाना पड़ा आपके टीम के साथ। आपके टीम में कौन कौन था और वो प्रकरण में क्या क्या एफआईआर दर्ज की गई थी? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अगर कोई मेरे ऊपर अगर हमला करेगा तो मैं उसका स्वागत तो नहीं करूँगा। अपने बचाव के लिए मैं कुछ तो कृत्य करूँगा ना। यही एफआईआर मुझ पे जो हुई, और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी और हमारे साथ के अमित दुबे जी और गौरव व्यास जी, और उसके बाद उसमें ध्यानंद शर्मा जी, कुलदीप कांकोरिया जी, ये 7 से 8 लोगों के जो नाम थे, इन लोगों पे जो एफआईआर हुई है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था कि जो अरेस्ट हुआ था हम लोगों का वो इलीगल था। और हाई कोर्ट ने उसमें ये भी पाया था कि जो अरेस्ट किया गया है इन लोगों को संपूर्ण रूप से इलीगल है। जिसमें बाद में चीज़ें सामने आई थी कि उस सीएम के दबाव में अरेस्ट किया गया था। अगर सीएम हमें दबाव में अरेस्ट कर सकते हैं मुरैना क्षेत्र से, जिसमें ग्वालियर पुलिस का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता है, मुरैना से परमिशन लेनी चाहिए थी अरेस्ट करने की, लेकिन नहीं, सीएम का दबाव था। भैया सीएम तो राजा है इस मध्य प्रदेश का, वो तो जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन मनुस्मृति जलाने वालों पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सीएम तो राजा है, वो तो जो चाहेगा वो कराएगा। तो अब सीएम को भी बताना चाहूँगा, विधायक क्या पार्षद बन के दिखा देना आप। अमोल जी, एक मेरा और सवाल था आपसे। इस आंदोलन की वजह से आपको जेल की यात्रा करनी पड़ी, तो मैं जानना चाहूंगा इस जेल की यात्रा से आपका आंदोलन पे क्या असर पड़ा? आप 2 कदम पीछे गए या और 4 कदम आगे आ गए? देखिए, इतिहास गवाह है कि जेल की यात्रा करने पे कभी विफलता हासिल नहीं आती है, हमेशा सफलता ही आती है। जेल में हमारे कितने ही क्रांतिकारी गए, उन्होंने अपने जीवन न्यौछावर कर दिया राष्ट्र के लिए, तब आप आज यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले पा रहे हो। नहीं, अगर वो नहीं जाते तो मेरे ख्याल से आप में और हम में कैपेबिलिटी नहीं होती कि आज हम और आप इस प्रकार से बैठ के बात कर सकें। तो वो तो एक सौभाग्यशाली विषय है हमारे लिए कि इस आयु में, हाँ, थोड़ा सा अगर 23 साल पे जाता तो बिल्कुल भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसा फील हो जाता। थोड़ा सा नहीं, उनसे जब वो गए थे उनसे थोड़ा सा बस बड़ा हो गया, तब जाना पड़ा। अगर उसी आयु में जाते तो बिल्कुल वही फीलिंग आती कि हाँ, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे हम भी गए हैं। उस समय पे हमारे संज्ञान में भी एक वीडियो आया था, हमने भी देखा था, सोशल मीडिया पे काफी वायरल रहा। आप कोर्ट से निकलते हुए पार्वती पते हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा था जेल से नहीं, मान लो ससुराल से आ रहे हैं। देखिए, महादेव तो हमारे रक्त रक्त में बसे हुए हैं। अगर आप उंगली काटोगे और अगर रक्त को देखोगे माइक्रोस्कोप में रख के, तो आपको कहीं ना कहीं रुद्राक्ष, कहीं ना कहीं महादेव लिखा हुआ नजर आ जाएगा। वो तो कड़ कड़ में बसे हुए हैं हमारे में, रक्त की एक एक बूंद में महादेव है। तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव तो हमारे मुंह से कोई नहीं। हाँ, कलावा जरूर काट सकते हैं, जो कि काट भी लिया था, तब से पहना भी नहीं है। और जिस दिन जेल से निकला था उस दिन ये तय करके निकला था, कलावा उसी दिन पहनूंगा जब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। आप जो मुद्दों को लेके चल रहे हैं, क्या एक बार उन मुद्दों को आप दोहराएंगे? देखिए, मुद्दे हैं अनैतिक गतिविधियां जितनी भी चल रही हैं यूजीसी को लेकर। जैसे यूजीसी है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बच्चों के मध्य में आप दरार पैदा मत करिए। क्या यूजीसी अभी आखिरी मुद्दा रह गया है कि इसके अलावा भी हमारे कोई मुद्दे हैं? इसके अलावा भी हैं। प्रतिदिन आप देख रहे हैं ना, धार्मिक आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है प्रतिदिन। कहीं कोई टंटन दास है, कहीं कोई, मतलब तरह तरह के रोज ये उत्पन्न हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और ये कुछ भी वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से मार्केट में ढील रहे हैं। क्या भावनाएं आहत नहीं होती हैं? आप प्रभु श्री राम के बारे में बोल देते हो, कुछ भी बोल रहे हो, भावना आहत नहीं होती हैं? आप कहीं कह रहे हो मनुस्मृति जलाने की बात कर देते हो, तो भावना आहत नहीं होती हैं क्या? तो ये वक्तव्य जो चल रहे हैं ना, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरा प्रतिबंध एक जो लगाना चाहिए, जैसे जो राजनीतिक पंडालें सजाई जाती हैं, आपने हर जगह के लिए लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है। आपने कि हम रोड पर कैसे चलेंगे, भैया रोड पर हम चलेंगे तो हेलमेट लगा के चलेंगे, डॉक्यूमेंट्स हम अपने रख के चलेंगे गाड़ी के। अगर बाय फॉल्ट अगर मैं डॉक्यूमेंट अपने घर पे भूल गया हूँ तो मोटर व्हीकल के एक्ट के अकॉर्डिंग
हमें जिस थाने में हमारी गाड़ी को जब्त करके रखा गया है, वो हमें 24 आवर्स का टाइम प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है कि 24 घंटे में आप हमें थाने में अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएं। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर आपके पास इंस्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने जब्त कर ली गाड़ी, आपको पता है कि वो किस फेस में कोई व्यक्ति जा रहा हो सकता है किसी की माता हॉस्पिटल में हो, किसी के पिता हॉस्पिटल में हो। अभी रिसेंटली की बात है, मैं चला जा रहा था पड़ाव से, तो मेरी गाड़ी में पीछे से एक महाशय ने चड्ड मारी भयंकर पीछे से। जब मैं उतरा, ये वही अभी शुरुआत में जो आपने मुझ पे आरोप लगाया ना कि आपको इनसे बहुत वो है, मैं बताना चाहूँ विशेष वर्ग को लेके। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो जो विशेष वर्ग का जो व्यक्ति था वो उसी वर्ग से, जिन्होंने आपको ठोकर मारी थी वो उसी वर्ग के निकले। मैं जैसे ही मैंने उनका नाम पूछा तो वो वही वर्ग के उनका जो नाम सामने आया वो वही आया। अगर मुझे उनसे अगर बिल्कुल भी ईर्ष्या होती, अगर नफरत होता तो मैं क्या करता? उनको जाने देता क्या? बिल्कुल, आप उनसे जाना लेते। हाँ, आज अगर ये पॉडकास्ट के माध्यम से अगर वो व्यक्ति देख भी रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस पे कमेंट उनका मिल जाए या कभी वो आपके सामने आ जाए। मैंने उनसे ना तो 1 रुपये लिया, क्योंकि गाड़ी भी डैमेज हुई, पीड़ा तो होती ही है, क्योंकि अगर आपकी कोई गाड़ी है, अगर वो आपकी डैमेज हो रही है तो पीड़ा तो आपको होनी है। लेकिन मैंने उनसे कोई ना तो 1 रुपये लिया, ना बिल्कुल, मतलब जाने दिया एकदम नॉर्मली, जैसे चलो हमारे भाई से गलती हो गई। तो कहाँ है नफरत? अगर आपके अंदर शालीनता है तो मेरे अंदर 100 गुना शालीनता है आपके लिए। अगर आपके अंदर मेरे प्रति अगर 1% आक्रोश है तो 100% आक्रोश रख के बैठा हूँ। अगर प्रेम दोगे तो 100 गुना दूंगा, अगर नफरत दोगे तो 100 गुना दूंगा। बस ये अप्रोच है। मतलब मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? आपके सर्वप्रथम मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी राजनेता हैं और जो अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन किसी भी राजनेता को बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे वो हमारे घर का ही क्यों ना हो, जाति का क्यों ना हो, धर्म का क्यों ना हो। जो राष्ट्रहित की बात करेगा हमें उनको अप्रोच करना है, केवल उन राजनेताओं को हमें आगे बढ़ाना है। उन नेताओं को, नेता कौन है? नेता वही है जो परिवार के 2 लोगों के मध्य सुलह कराए, वही तो नेता है। ना कि सुलह जिनके मध्य में है वो लोगों के बैर भावना उत्पन्न करा दे, वो नेता नहीं है, वो अवसरवादी है। वो केवल सिंहासन पर बैठना चाहता है और उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है, ना हम करेंगे भविष्य में किसी भी प्रकार से। SC/ST एक्ट, आज इसका व्यापक विरोध क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इसमें लाखों मासूम बच्चे बुरी तरह फंसे हुए हैं, जेल में फंसे हुए। केवल किसी ने कह दिया कि मुझसे जाति सूचक शब्द बोला, बस इट्स सफिशिएंट। मेरी भावना आहत हो गई, FIR हो गई, उठा के जेल में डाल दिया। अब उसके आगे और पीछे क्या होगा? तो इसका भी विरोध है। तीसरा UGC, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये मान के चलिए ये SC/ST एक्ट का एक वो रूप है, बहुत खतरनाक घातक रूप है। SC/ST एक्ट तो चलो एक आयु पे आने के बाद लग रहा है लोगों के ऊपर, जैसे 20 क्रॉस कर दिया, 25 क्रॉस कर दिया, 30 क्रॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा है कि जो बीच पनपे हैं, बेचारे कॉलेजेस में पहुंचे हैं, वहीं ट्रैप हो गए। उनको तभी लॉ एंड ऑर्डर का, आज आपके भारत की जो स्थिति है हमारे की, वो ये है कि लॉ तो बन जाता है लेकिन उसका बारे में जो जानकारी है लोगों को होती नहीं है। जानकारी कब होती है? जब वो ठप्पा लग जाता है FIR का कि क्या क्या हुआ है, अरे मेरे ऊपर तो पॉक्सो एक्ट लग गया, अरे मेरे ऊपर तो हरिजन एक्ट लग गया, तब जाके वो लोगों को जानकारी होती है। तो ऐसे राजनेताओं को हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है, ना हम करेंगे ये। अगर हम अपने MP के CM की बात कर लें तो ये वही CM है जो संतोष वर्मा जैसे विधर्मी पर मौन है, संपूर्ण रूप से बिल्कुल मौन है। उसने इतना बुरा बयान दिया, उसके बाद मौन है। क्यों? क्या मजबूरी आन पड़ी आपको? आप उसको सुरक्षा प्रदान करवा रहे हो, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो ऐसे लोगों को हमें किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करना है। अरे ऐसे लोगों को क्या, अभी UP की एक घटना है, वहाँ पे एक 17 साल की बच्ची के साथ में किसी बाबा ने रेप वगैरह की घटना कारित की है। वो चिल्ला के रोडों पे डकरा रही है कि मेरे साथ इस बाबा ने रेप किया है। अरे इतनी देर में तो उठा के तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। इट डजंट मैटर कि व्हाट इज द कास्ट ऑफ दैट बाबा।
कौन पाठक, कौन गुप्ता, कौन भदौरिया, कौन राजावत, अरे उठा के बजाओ बांसुरा और उठा के डालो जेल में, कौन रोक रहा है। तो यही संदेश है कि अनैतिक गतिविधि किसी की भी बर्दाश्त नहीं करी जाए किसी भी प्रकार से। जितने भी अनैतिक कानून भारत में लाए जा रहे हैं उनका इसी प्रकार से विरोध करते आए हैं और इसी प्रकार से विरोध करते रहेंगे, फिर चाहे जेल एक बार पुनः क्यों ना जाना पड़े। आपकी चर्चाओं में एक नाम छूट रहा है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ सर, BN राव के बारे में आप क्या कहेंगे? BN राव साहब के बारे में कह के हम थक चुके हैं। वो एक ऐसा चेहरा है जिनका जो योगदान रहा है वो योगदान इस भारत में, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनने अपना जो योगदान इस भारत को दिया है, उनके लिए आज इस भारत में कुछ भी नहीं है। एक अम्बेडकर धाम बनाया जा रहा है। क्या किया है? रिकॉर्ड लाइए, चेक कर लीजिए आप क्या किया है, लेके आइए। केवल फर्जी 32 डिग्री धारी, उनकी ने दर्शन भी मुझे करवा दो। BN राव साहब की हम करवाते हैं। और कौन सा पायोनियर है इस भारत का जो आके बात करना चाहता है इस मुद्दे पे आ जाए। BN राव साहब के बारे में कि वास्तविक संविधान निर्माता है या नहीं है, आए ना। ऐसा कौन सा दिग्गज है भारत में, चेतावनी दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आ जाए बैठ के 1 to 1 बात कर ले। गवर्नमेंट को दे रहा हूं चेतावनी। इनके पास तो कई दिग्गज होंगे ना, कई ऐसे ऐतिहासिक तत्व हैं जिनको, ऐसे कई शिक्षक हैं जिनको जानकारी है, ऐसे कई प्रोफेसर हैं जिनको जानकारियां हैं इसके बारे में, वो आ जाए सिद्ध करें इस बात को। बहुत महत्वपूर्ण विषय है भैया। 243 आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और जिसकी एक 60 आर्टिकल की जो पुस्तक उसने स्टेट माइनॉरिटीज एंड अफेयर्स लिखी हुई थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया था। इज कम्प्लीटली यूजलेस। आप उसमें कास्टिज्म का गेम खेल रहे हो हैं, देन व्हाट अबाउट अदर पीपल्स ऑफ अवर कंट्री। मान के चलिए मैं अपराधी हूँ, मान के चलो जो अपराधी होता है क्या उसके कोई राइट्स नहीं होते हैं? जो जेल में बंद है कि उनके कोई राइट्स नहीं है? उनके भी राइट्स हैं। अगर उनने कोई अपराध किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको लात मार दो। एक अच्छा राजनेता तो वो है ही नहीं है। एक अच्छा राजनेता वही है कि वो सभी को संरक्षण प्रोवाइड करवाए और जिसने जितना अपराध किया है उसको उतनी सजा मिले। ये जरूरी नहीं है कि उसकी कास्ट क्या है। अभी रिसेंटली एक रेप केस हुआ था, रेप प्लस मर्डर। रेप करने के बाद में किसी महिला का मर्डर भी कर दिया गया था जिसमें 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ब्राह्मणों का कुछ। ये शायद आप भिंड की बात कर रहे हैं। कहीं की घटना है। मेरे संज्ञान में जैसे ये मामले आए थे सबसे पहले खून मेरा खोला इस बात पे। और मैं कह रहा हूँ ऐसे दरिंदों को सीधा गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो आपका पोस्ट पढ़ा था फेसबुक पे, सर्वप्रथम आपने ही उनकी फांसी की मांग की थी। मैं कह तो रहा हूँ ऐसे दरिंदों को गोली मार दो, बीच चौराहे पे खड़े, जिंदा जला दो। जो भी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे, कोई ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। खिलवाड़ किया, उड़ा दो, बात खत्म। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में पधारे और हम आशा करते हैं हम फिर दोबारा आपको परेशान करने के लिए बुलाएंगे।